हेलो फ्रेंड्स, अफजल आईएएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं मोहम्मद अफजल और इस क्लास में आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में आज की जो हमारी पहली क्लास है, तो इस क्लास का में हम पढ़ने वाले हैं या अध्ययन करने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आधुनिक भारत एक बहुत ही जो है यूपीएससी का एक हॉट सब्जेक्ट रहा है और यूपीएससी इससे कई सारे प्रश्न पूछता भी रहा है। आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हो, यूपीएससी में सफलता के परचम लहराना चाहते हो, तो आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, क्यों हुआ और किन दशाओं में हुआ, इसके परिणाम क्या हुए। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ऐसा माना जाता है कि जब यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ उसी वक्त से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई। तो ये चीज़ हमने जाना। लेकिन क्या यूरोपीय जो यूरोपीय कंपनी थी या जो यूरोप के लोग थे या जो है यूरोप को छोड़ करके जो बाहरी देशों के लोग थे, तो क्या वो इससे पहले नहीं आते थे? ये भी एक प्रश्न है, आपको ये भी समझना है। आधी अधूरी चीज़ें हमें नहीं समझनी है। यूरोपीय व्यापार करने भारत में आए तो क्या इससे पहले कोई चीज़ या कोई जो है किसी देश का कोई व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए नहीं आया था? आया था। इसको हम समझते हैं प्राचीन काल से। तो यहाँ पर हम समझते हैं प्राचीन काल, लिखते हैं यहाँ पर। यानी यहाँ पर हमने लिखा है प्राचीन काल। तो क्या प्राचीन काल में लोग यहाँ व्यापार करने के लिए नहीं आते थे? तो आते थे। हम बात करते हैं भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल जो हमें गुजरात से प्राप्त हुआ है। भारत का एक स्टेट गुजरात, यहाँ से हमें एक स्थान प्राप्त हुआ है जिसका नाम है लोथल। लोथल मिला है और लोथल पूरी तरीके से जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था। लोथल की जब जो है पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो इसकी खुदाई में हमें ऐसे साक्ष्य मिले, ऐसे सबूत मिले जिससे ये स्पष्ट हो गया कि प्राचीन काल में भी भारत का संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता से रहा था। मिस्र की सभ्यता के लोग या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग भारत में व्यापार करने आते थे। हमें यहाँ पर कुछ ऐसी मोहरें मिली हैं जिन मोहरों का संपर्क विदेशों से है। दूसरी बात जो अब इसमें एक इस जो है इसको एक दूसरे पहलू से मजबूती मिलती है, क्योंकि जब हम लोथल की और ज़्यादा खुदाई करते हैं तो लोथल में हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जो लोथल प्राचीन काल में एक बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब होता है गोदीवाड़ा, या जिसे हम पत्तन भी कहते हैं, यानी यहाँ पर जहाज़ों का आवागमन होता था। तो जहाज़ों का आवागमन होता था व्यापार के पर्पज़ से। तो इसीलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में भी भारत का व्यापार दूसरे देशों के साथ होता था। ये बात हो गई प्राचीन काल की। अब हम मध्यकाल की बात करते हैं, यानी मध्यकाल ऐसा समय जब यूरोपीय भारत में आए थे। तो यहाँ पर हमने लोथल यानी प्राचीन काल पढ़ लिया। अब हम दूसरा इसमें पढ़ते हैं मध्यकाल। जब हम मध्यकाल की बात करेंगे तो मध्यकाल में हमारे मन में एक प्रकार की एक चित्र छप जाएगा, यानी यूरोपियों का, कि मध्यकाल में ही यूरोपीय भारत में आए थे। तो जब मध्यकाल में यूरोपीय भारत में आए होंगे या जब वो यहाँ व्यापार करते होंगे तो उनके पास किसी रास्ते के माध्यम से, किसी मार्ग के माध्यम से ही आते होंगे। भाई जाहिर सी बात है, किसी मार्ग के माध्यम से आते होंगे। तो वो कौन कौन से मार्ग थे जिनके सहायता से जो ये यूरोपीय थे ये भारत में व्यापार करने आते थे? हमें पुस्तकों में हमें दो तीन चीज़ के बारे में पता चलता है। दो मार्गों के बारे में बेसिकली जो प्रमुख थे, बाद में उन्होंने एक मार्ग की और खोज की थी। तो वो जो दो मार्ग थे वो कौन कौन से थे हम उसको देखते हैं। देखिए, जो यूरोपीय पहले मार्ग से आ रहे उनका जो प्रथम मार्ग था, यानी जो यहाँ पर हम लिखते हैं जो उनका प्रथम मार्ग था वो स्थलीय मार्ग था। वो स्थलीय मार्ग था उनका, यानी कहाँ से कहाँ था? जैसे कि आप ये विश्व का मानचित्र देख रहे हो, तो प्रथम मार्ग की बात करें तो मान लीजिए यूरोपीय, अगर ये यूरोप है, यहाँ से लोग आते थे तो ये कुस्तुनतुनिया को पार करके, फिर काला सागर को पार करके, फिर टर्की, फिर ईरान, फिर इराक, फिर अफ़गानिस्तान। पहले अफ़गानिस्तान और भारत एक में थे। तो इस तरीके से यानी फिर दैट ये जो है, सॉरी ये अफ़गानिस्तान नहीं, सॉरी पाकिस्तान जो था वो भारत में ही था। पाकिस्तान जो था वो भारत में था। और जो भारत की
और अफ़गानिस्तान की जो सीमा थी, तो जो वर्तमान में यानी यहाँ पर जो है भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा थी। तो ये आते थे इस तरीके से, फिर भारत में इंटर होते थे और भारत में इंटर होने के बाद ये भारत से व्यापार करके फिर पुनः इसी रास्ते से ये निकल जाते थे। तो ये इनका पहला मार्ग था। दूसरा मार्ग इनका क्या था? दूसरा था जो है अरब के प्रायद्वीप से होकर के। दूसरा क्या था? यानी ये हम लिख सकते हैं अरब सागर से, अरब के प्रायद्वीप यानी अरब सागर से अरब के प्रायद्वीप, अरब के सागर से, अरब के प्रायद्वीप से द्वीप से लेकर भूमध्य सागर के माध्यम से, भूमध्य सागर के माध्यम से। यानी ये लोग क्या, पहला इनका स्थलीय मार्ग था। दूसरा क्या था कि जो ये वाला मार्ग था, तो ये बेसिकली ये अरब का प्रायद्वीप है, ये अरब का प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब होता है पेनिनसुलर, मतलब जो यानी वैसा भूखंड जो तीन ओर से जल से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुलर कहते हैं। तो क्या होता था, जो दूसरा मार्ग था, तो ये अरब के व्यापारी भारत में यहाँ पर आते थे, ये अरब सागर को पार करके यहाँ पर व्यापार करते थे और व्यापार करने के बाद यहाँ से ये सामान ले जा करके फिर यहाँ पर इस तरीके से, ये फारस की खाड़ी है, इसको पार करके थोड़ा ये अरब के प्रायद्वीप पे यानी यहाँ पर भूखंड यानी स्थल में चलते थे, फिर पुनः ये भूमध्य सागर में इंटर होते थे। उसके बाद यहाँ पर जो है दो देश इनको मिलते थे। एक देश ये था इनका, एक देश ये था ग्रीस, और एक ये देश इनको था, ये था इटली। तो ये अरब के जो व्यापारी थे, तो वो इन दोनों को जो है वो माल देते थे और ये इनसे माल खरीदने के बाद फिर पुनः उसको जो है ये जो इटली के और ग्रीस के व्यापारी थे, पुनः इसको पूरे जो है यूरोप में वो माल की आपूर्ति करते थे। दो मार्ग था इनका। लेकिन अब ये दोनों मार्ग तो थे, इसमें अब हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों तीसरे मार्ग की खोज की आवश्यकता महसूस हुई, क्या क्या दिक्कतें आई थी। तो सबसे पहले हम प्राचीन मार्ग की ओर देखेंगे, यानी इनका जो प्रथम मार्ग की ओर देखेंगे कि प्रथम मार्ग में इनके कौन कौन सी दिक्कतें थी और क्यों इन्होंने उस मार्ग से व्यापार करना बंद कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो दूसरा मार्ग था, जो पहला मार्ग था इनका, स्थल मार्ग था, तो इसमें क्या था, पहली जो सबसे बड़ी इनकी दिक्कत होती थी, तो वो दिक्कत ये थी कि जो ये यहाँ से तो ये मान लीजिए अरब तो ये आ गए, क्योंकि इधर से जब वो यूरोप से आते थे तो इनके पास सामान नहीं होता था। लेकिन जब ये भारत से व्यापार करके अपने देश यूरोप जब जाने लगते थे, तो इनके पास पर्याप्त मात्रा में सामान हुआ करता था और वो सामान की जो वज़न काफ़ी ज़्यादा वज़न होता था। तो जब ये स्थल को पार करते थे, तो भारत के आगे जब ये निकलते थे यहाँ पर अफ़गानिस्तान साइड पे, तो यहाँ पर इन्हें कई प्रकार के दर्रे भी देखने को जो है चढ़ने पड़ते थे, दर्रे पार करने पड़ते थे और इतने भारी भरकम सामान के साथ उन दर्रों को पार करना इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल का काम होता था। साथ ही साथ लेकिन फिर भी किसी तरीके से, और पूरा जो एरियाज़ था ये पूरा पहाड़ी एरियाज़ था, पूरा जो है ऊबड़ खाबड़ एरिया था, इसको ये पार करते थे। इनके बाद सबसे बड़ी जो इनकी दिक्कतें आ गई, तो दिक्कतें ये आई इनके पार कि जो ये आपका देख पा रहे हो, जो यूरोप का ये भाग था, जो पूर्वी यूरोप का ये भाग था, ये पूरा ये भाग था, तो इसका समझ लीजिए जो ये इसको जो है एक तरीके से हम समझते हैं यहाँ पर, यानी जो ये यूरोप का पूरा इधर वाला यूरोप का भाग था, तो ये था आपका यूरोप, और ये था आपका तुर्की। यानी यहाँ से ये जो यहाँ पर इधर तुर्की था, ये जो है ये तुर्की था आपका, और इधर का जो हिस्सा था ये क्या था, यूरोप था। तो और दोनों के बीच में यानी इसके ऊपर उत्तर के साइड में एक सागर था, ये इस तरीके से काला सागर, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक सागर था, ये काला सागर। नीचे एक छोटा सागर था, मरमरा सागर,
मरमरा सागर, और बीच में एक जलसंधि होती थी, एक जलसंधि यहां पर थी, जिसका नाम था बासपोरस की जलसंधि, बासपोरस की बासपोरस की जलसंधि थी। तो जब ये व्यापारी यहाँ तुर्की में प्रवेश होते थे, फिर इस तरीके से ये इस जलसंधि को पार करके फिर ये यूरोप में पहुँचते थे। यहाँ पर एक दिक्कत क्या हो गई, इसको समझते हैं। पहले तो ये चीज़ें हो गई, यहाँ पर एक दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पर पूरब में, यहाँ पर इस स्थान पर यहाँ पर एक साम्राज्य हुआ करता था, बहुत प्राचीन साम्राज्य था वो, बहुत विशाल साम्राज्य था, और उस साम्राज्य का नाम था रोमन साम्राज्य। यहाँ पर हम लिखते हैं उसका नाम रोमन साम्राज्य। काफी विशाल साम्राज्य था रोमन साम्राज्य, और अभी भी जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें रोमन साम्राज्य पढ़ने को मिलेगा, और फिर हम उसमें पढ़ेंगे रोमन साम्राज्य क्या था। तो वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य के दो भाग हो गए। देखिए, पहला जो इसमें भाग हुआ तो वो हुआ पश्चिमी रोम, और जो दूसरा भाग हुआ वो हुआ पूर्वी रोम। यानी जो यहाँ पर ही रोमन साम्राज्य था, इस स्थान पर ही एक रोमन साम्राज्य था। तो रोमन साम्राज्य के दो भाग हो गए, पहला हो गया पश्चिमी रोम, इधर वाला जो हिस्सा हो गया वो हो गया पश्चिमी रोम, और जो इधर वाला हिस्सा हो गया वो हो गया पूर्वी रोम। तो पश्चिमी रोम की जो कैपिटल थी तो वो रोम थी। रोम जो है इस वक्त भी जो है प्रेजेंट टाइम में जो है तो इटली की कैपिटल है। और जो पूर्वी रोम जो था तो इसको जो है दूसरे नाम से जाना जाता था, बैजेंतिया साम्राज्य के नाम से। क्या नाम से जाना? बैजेंतिया साम्राज्य, बैजेंतिया साम्राज्य। और इसकी जो कैपिटल थी वो थी, बैजेंतिया साम्राज्य की जो कैपिटल थी वो थी कॉन्स्टेंटिनोपल। इसकी थी बैजेंतिया साम्राज्य की, यानी पूर्वी रोम की जो कैपिटल थी वो थी कॉन्स्टेंटिनोपल थी। तो इसी तरीके से ये साम्राज्य चलता रहा, काफ़ी फला फूला ये साम्राज्य। फिर क्या हुआ कि कुछ वक्त के बाद, कुछ समय के बाद यहाँ पर ये तुर्की के पास एक छोटा सा साम्राज्य और पनपा, उसका नाम था उस्मानिया साम्राज्य। उस्मानिया साम्राज्य प्रारंभ में छोटा सा साम्राज्य था, बहुत छोटा साम्राज्य था। धीरे धीरे क्या किया उसने, अपने आसपास के क्षेत्रों पर हमला करके उन्हें अपने कब्जे में लेना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और दिन ब दिन उसकी शक्ति बढ़ती गई। और एक जो है कुछ समय के बाद वो एक शक्तिशाली जो है साम्राज्य के रूप में उभरा। और जब वो अपने एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा तो उसने इसी पूर्वी रोम की जो बैजेंतिया साम्राज्य था, इसको चुनौती दी युद्ध के लिए कि या तो आप अपने साम्राज्य को हमारे हवाले कर दीजिए, या अपने राज्य को, या तो फिर जो है आप हमसे युद्ध करिए। जो बैजेंतिया साम्राज्य था तो ये युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, और युद्ध का परिणाम ये हुआ कि बैजेंतिया साम्राज्य को जो है 1453 में एक बुरी हार का सामना करना पड़ा। और उसी के साथ जो ये पूरा ये जो बैजेंतिया साम्राज्य और कॉन्स्टेंटिनोपल को ही जो है वर्तमान में आज कहा था कुस्तुतुनिया, लेकिन अभी भी इसको जो है आज के इस वक्त में इसको इस्तांबुल कहा जाता है। हम आगे समझेंगे। तो इसी तरीके से यानी यहाँ पर था कॉन्स्टेंटिनोपल, टिनोपल, इसको कॉन्स्टेंटिनोपल था। तो इसको इस ओर के लोग, यानी जो है पश्चिम के वर्ग जो है, जो यूरोप के लोग थे, इसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे। और यानी इधर के तुर्की के इधर के जो ईरान इराक यानी जो एशिया के लोग थे, इसको कुस्तुनतुनिया कहते थे। तो वो इसको कुस्तुनतुनिया कहते थे। तो इसी तरीके से जब
उस्मानिया साम्राज्य का ये जो कुस्तुनतुनिया जो था वो यूरोप के क्षेत्राधिकार में था। तो तुर्क में जो एक छोटा सा जो साम्राज्य जो बहुत बड़ा बनकर उभरा और उसने यूरोप के हिस्से जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि बैजेंटियन साम्राज्य की कैपिटल थी उसको हरा दिया, यानी कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। और जो है कब्जा जब ये कर लिए तो फिर इसी तरीके से जो यूरोप के लोग यहाँ पर आते थे, यानी जब इन्हें यहाँ से आना होता था तो एक समझ लीजिए जो ये कुस्तुनतुनिया एक ऐसे इसकी अवस्थिति ही कुछ ऐसी थी, ये एक प्रकार के प्रवेश द्वार का काम करता था। मतलब प्रवेश द्वार का मतलब क्या था कि अगर इन्हें यूरोप से आना होता था तो भी इससे पार करके ये भारत में आते थे, और अगर इन्हें भारत से जाना होता था तो भी जो है कुस्तुनतुनिया को पार करके ही ये लोग अपने देश यूरोप जाते थे। तो एक प्रकार की दुविधा इनके साथ आ गई। दुविधा ये थी कि अब इन्हें कुस्तुनतुनिया पर जब अधिकार हो गया तुर्कों का, तो तुर्कों ने जब अधिकार किया तो वो फिर जब उनका अधिकार हो गया तो ये मनमाने ढंग से कर लगाने लगे इन लोगों के ऊपर। एक ऐसे कर जो वाजिब कर नहीं थे और जिस तरीके से इनको तरह तरह से परेशान किया जाने लगा। जब इनको परेशान किया जाने लगा तो इन्होंने, क्योंकि तब इन्हें मुनाफे से ज़्यादा नुकसान होने लगा, यानी जितना पैसा ये भारत से व्यापार से कमाते थे उससे दूना पैसा ये कर के रूप में तुर्की को दे देते थे, जो इनके लिए एक नुकसान का सौदा था। इन्होंने फिर उस रास्ते को जो है बंद कर दिया। अब इनके पास जो दूसरा रास्ता बचा था वो था ये वाला रास्ता जो मैंने बताया था। यानी ये रास्ता जो था, तो ये रास्ता ये जो बेसिकली जो अरब के व्यापारी थे तो वो जा कर के भारत से व्यापार करते थे, और व्यापार करने के बाद जो ये ले जाते थे सामान को, लाते थे यहाँ से सामान को, और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये फारस की खाड़ी को पार करते थे अरब के व्यापारी, और फिर थोड़ा सा ये अरब सागर में चलते थे जो है, उसके बाद फिर जाकर के ये थोड़ा यहाँ पर भूमध्य सागर को पार करके यहाँ ग्रीस और इटली को वो माल देते थे, और वही जो है ग्रीस और इटली उसी माल को पूरे यूरोप में सप्लाई करते थे। लेकिन अब इसमें जो है जब यहाँ के जो अरब के व्यापारी थे, जब उनको ये पता चला कि जो है वो मार्ग, इनका जो स्थलीय मार्ग था वो बंद हो गया है और तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया है, तो इन्होंने फिर और ज़्यादा इनका फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। और उसी चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा ये जो है मालों की जो है जो माल ये लेते थे उसकी कीमत ये जो है दिन ब दिन बढ़ाने लगे। और इससे तंग आकर के जो है यूरोपियों ने ये जो है एक निर्णय लिया कि अब हमें जो है तीसरा मार्ग खोजना है जो समुद्री मार्ग था। तो ये स्थिति बनी कि जो इन्हें एक तीसरा मार्ग खोजने की आवश्यकता हुई। लेकिन अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि भाई भारत में ऐसा क्या था, ऐसा क्या इन्होंने देख लिया था जिन्होंने जो है जिसके लिए इनको जो है ये सब चाहिए था, मतलब क्यों भारत में ऐसा क्या खजाना छिपा हुआ था। तो इसका उत्तर है कि भारत में जो है जो ये मसालों का कारोबार, जो ये मसाले यहाँ से खरीदते थे, तो मसाले क्या होता था कि यूरोप की अवस्थिति आप देख पा रहे हो, ये पूरा जो यूरोप की अवस्थिति है और ये ध्रुव के समीप है, और इसी के लिए यहाँ का जो टेम्परेचर, जो यहाँ की जलवायु होती है वो ठंडी जलवायु होती है। यहाँ पर ठंडी अधिक पड़ती है, और ठंडी अधिक पड़ने के कारण इनको अपने जीवन यानी जीवन का जो है निर्वाह करने के लिए, अपने जीवन का सर्वाइव करने के लिए इन्हें जो है गर्म वस्तुओं की आवश्यकता होने लगी। मांस जो होता था तो इन्हें जो गर्मी प्रदान करता था, मांस को खा करके ये गर्मी प्रदान करता था। और जो काली मिर्च और जो लौंग, इलायची, काली मिर्च का जो ये भारत से खरीदते थे, तो ये जो मसाले थे, तो ये मसाले ये जो है उस समय मांस में स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं करते थे, बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए करते थे, मांस का प्रिजर्वेशन करने के लिए करते थे, मांस को सड़ने से बचाने के लिए करते थे। और सिर्फ इसका, चूँकि आज के जो वर्तमान युग में आपको फ्रीज है, जो है रेफ्रिजरेटर, सारी चीज़ें, एसी वगैरह हैं चीज़ें, लेकिन उस समय ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं थी। और जो है मजबूरी में जो है इन्हें जो है, क्योंकि अब मांस को क्या करते थे, ये स्टोर करते थे, और स्टोर उसको सड़ने से बचाने के लिए इन्हें जो है जीरा, काली मिर्च चाहिए था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, सिर्फ यही चीज़ें नहीं थी। चीज़ें दूसरी थी कि भारत में जो है मिलने वाले जो है रत्न, जिस तरीके से नीलम, रूबी, मणिक, ये सब रत्न थे जो भी बहुत बेशकीमती रत्न थे, इनकी भी जो है लालसा इन लोगों को होती थी। दूसरी बात ये थी कि भारत में पुनर्जागरण जो है उस समय यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था। पुनर्जागरण कैसे चल रहा था कि जब यहाँ पर कुस्तुनतुनिया पर यानी कॉन्स्टेंटिनोपल पर जब तुर्क ने अधिकार कर लिया, यानी तुर्क के अधिकार करने से पहले, यानी मध्यकाल से पहले प्राचीन काल में यूरोप में जो है मानव जो है चीज़ मानव केंद्रित समाज था। यानी उसमें ये भावना जब नई नई आविष्कारों की आरंभ हुआ था उस समय यूरोप में, तो उस समय ऐसा माना जाता था कि जो भी चीज़ मानव करेगा उसका फल उसको मानव को मिलेगा।
आविष्कार होते थे, सारी चीज़ें होती थी और पूरा जो समाज था यूरोप का वो मानव केंद्रित समाज था। समय के साथ साथ क्या हुआ कि जो समाज मानव केंद्रित था वो समाज अब ईश्वर केंद्रित हो गया। यानी लोगों के मन में एक प्रकार का फोबिया बिठा दिया गया वहाँ के उस समय के जो विद्वानों ने या जो उस समय के जो भी लोग थे, उन्होंने कहा कि यानी ईश्वर ही सब कुछ करता धरता है। ईश्वर अगर चाहेगा तो ही चीज़ें होंगी। ईश्वर ने जो भी होने वाला है वो सब निर्धारित कर दिया है। इसी तरीके से जो चर्च के लोग थे उस समय यूरोप के, वो जो आविष्कारों से यानी जो लोग इस तरीके से जो महान दार्शनिक होते थे, जो महान खगोलविद होते थे, जो उनके ऊपर भी लोग अंकुश लगाते थे। उनको कहते थे कि ये जो भी आपका ये आविष्कार है, जो भी ये चीज़ है आपकी, ये ईश्वर के विरोधी है, तो उसको भी रोकते थे। तो यानी प्राचीन काल में तो मानव केंद्रित था, बीच में एक काल ऐसा है जिसमें पूरा समाज ईश्वर केंद्रित हो गया। सब लोग ईश्वर पर निर्भर हो गए कि जो ईश्वर करेगा और वही होगा। तो इस काल में क्या हुआ कि जो है बड़े बड़े जो आविष्कार होने वाले थे वो सब बंद हो गए, सब शिथिल हो गए और लोग आलसी जैसे हो गए, सब ईश्वर के अनुकंपा पे जीवन जीने लगे। लेकिन जब कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल पर जब तुर्कों का अधिकार हुआ, तब उन लोगों के मन में एक बड़ा परिवर्तन आया। क्यों परिवर्तन आया? क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल जो था यानी कुस्तुनतुनिया जो था, तो वो एक धार्मिक हब था। यानी जितने भी लोग यानी धार्मिक लोग थे, जो धार्मिक मर्मज्ञ थे, वो वहाँ रहते थे। लेकिन जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ तुर्कों का, तब ये अपने जो प्राचीन साहित्य को लेकर के ये फिर अपने जो है यूरोप की यानी पश्चिम यूरोप की ओर भागे। जैसे वहाँ पर इन्होंने इटली और ग्रीस में जाकर के शरण ली और इन्होंने अपने से प्राचीन जो काल, जो इनके पूर्वजों ने जो ग्रंथ लिखे थे, उन ग्रंथों को इन्होंने पढ़ा। और उस ग्रंथों में जब इन्होंने लिखा तो पढ़ा, उसमें लिखा था कि जो भी होता है यानी ये समाज मानव केंद्रित था। यानी मानव को ईश्वर ने बुद्धि दी है, ईश्वर ने विवेक दिया है, तो मानव को अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए अपने भलाई के लिए। तो फिर इन्होंने उसी तरीके से ये जो इस समय जो इन्होंने कहा कि अगर इन्होंने एक प्रकार का जो है विद्रोह पैदा हो गया कि अगर सच में ईश्वर है तो उसने जो है कॉन्स्टेंटिनोपल को या कुस्तुनतुनिया को क्यों नहीं बचाया, क्यों संरक्षण नहीं किया, जबकि वहीं पर उसका पूरा हब था, सेंटर था। तो इस तरीके से लोगों के मन में एक प्रकार का विरोधाभास होने लगा और उन्होंने फिर जो प्राचीन जो समय में जो यानी मानव केंद्रित जो समाज था, तो उसको इन्होंने फिर उसको बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया। और उस प्राचीन जो ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी हुई थी कि मानव केंद्रित समाज था, तो उसका इन्होंने क्या किया, अनुवाद किया। और अलग अलग इसकी जो है उस समय यूरोप में जो है पुस्तकालय, जो बड़ी बड़ी जो है किताबों को छापने की मशीनें बन गई थी। तो उस तरीके से इन्होंने उसको क्या किया, उसको किताबों का एक रूप दिया, उन ग्रंथों के सार को किताबों का रूप दिया और उसको जो है अपने यानी यूरोप के जो नाविक थे उनके साथ उन्होंने दूसरे देशों में भेजना प्रारंभ कर दिया कि जाइए आप। तो इसी तरीके से पुनर्जागरण, यानी एक बार सो करके दोबारा जागना, पुनर्जागरण मतलब ये पहले जागे, उसके बाद फिर बीच में यानी ईश्वर केंद्रित समाज आया तो सो गए, उसके बाद फिर जो है मानव केंद्रित समाज आया। तो इसी तरीके से इसको कहा गया पुनर्जागरण का काल। तो कहीं ना कहीं जो है तो यूरोपीय जो है व्यापारियों को या यूरोप के लोगों को एक नया तीसरा मार्ग खोजने के लिए पुनर्जागरण भी जो है एक प्रमुख कारण रहा। अब हम बात करते हैं तो इसी के क्रम में जो दो देश थे इन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई, और वो देश कौन कौन थे आइए हम जानते हैं। देखिए, पहला इसमें देश था वो था स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल। इन दो देशों की जो भागीदारी थी यानी तीसरे मार्ग की खोजने में, तो वो बहुत ज़्यादा जो है मुख्य थी। हालांकि जितने भी देश थे ये सभी भारत को खोजना चाहते थे। कभी भी किसी के मन में ये सवाल भी नहीं आया कि हमें जो है अमेरिका खोजना है या हमें कोई दूसरा जो है तो देश खोजना है। इनके मन में सदैव ये चल रहा था कि हमें जो है तो हमें भारत जो है खोजना है और भारत में हमें व्यापार करना है। इसी में जो सबसे पहली जो पहल की थी वो स्पेन ने की थी। स्पेन के जो राजा रानी यानी जो वहाँ के राजा थे और जो रानी थी, तो उनके संरक्षण, उनके जो है वित्त पोषण में और उनके जो है उनके छत्र छाया में जो है इटली का एक जेनेवा का रहने वाला जो एक नाविक था जिसका नाम था कोलंबस का पूरा नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। तो उसके नेतृत्व में स्पेन से जो है एक अभियान भेजा गया भारत की खोज के लिए। तो स्पेन का जो नाविक था यानी मूल रूप से वो इटली का नाविक था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, यानी कोलंबस का जो पूरा नाम था वो क्रिस्टोफर कोलंबस था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस के नेतृत्व में जो है एक जहाज को यानी अभियान को भेजा गया था जो है भारत की खोज करने के लिए। लेकिन जब ये जहाज निकला
तो जब ये यहाँ पर पहुँचा उत्तरी अटलांटिक में, तो ये जो है मार्ग भटक गया, तो इसको जाना चाहिए था दक्षिण में, और ये जिसका जो जहाज़ था वो मुड़ गया जो है पश्चिम में, और पश्चिम में मुड़ने के बाद जो है इसने जो है नई दुनिया यानी जो है अमेरिका की खोज की। अमेरिका के बारे में देख लिए, अमेरिका की खोज एक समझ लीजिए एक प्रकार की गलती का ही परिणाम था, यानी जो कोलंबस था वो निकला था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन गलती से कहाँ पहुँच गया, वो पहुँच गया था नई दुनिया। जो है 1492 में जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने, यानी 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका यानी जो अमेरिका की खोज की थी। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका यानी नई दुनिया की खोज की थी। उसके बाद पुर्तगाल ने भी इसमें जो है काफ़ी अहम भूमिका निभाई। पुर्तगाल इसमें जो है स्पेन तो ने जो है शुरुआत स्पेन ने की, लेकिन इसको अंत तक पहुंचाने का काम पुर्तगाल ने किया। पुर्तगाल की इसमें बहुत बड़ी भागीदारी थी। उस समय पुर्तगाल के एक राजकुमार थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर कहा जाता था। नेविगेटर शब्द का अर्थ होता है कि यात्राओं में दिशा और मार्गदर्शक करने वाले व्यक्ति को नेविगेटर कहा जाता था। हालांकि जो प्रिंस हेनरी थे वो नेविगेटर तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर यानी इस मार्ग को खोजने के लिए, भारत को खोजने में एक बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। इन्होंने जो है काफ़ी सारा धन जो इन नाविकों पर खर्च किया, वित्त पोषण उनका जो है किया, और जो है कई सारे दल इन्होंने भेजे, अभियान भेजे, लगभग जो है 4 या 5 दल इन्होंने भेजे, और एक के बाद एक ये दल भेजते रहे। और दल भेजने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस जो ये अफ्रीका था इसका जो ये पश्चिमी तट का मैप भी बनवाया था, यानी इसमें लगभग ये कई बार इन्होंने भेजा था इसका, और इन्होंने इसका एक मैप तैयार करवाया था। यानी और इस तरीके से ये पहले एक ऐसे व्यक्ति थे प्रिंस हेनरी जिन्होंने जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट का एक मैप बनवाया था। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि एक दूसरे जो इनके एक पुर्तगाल का ही एक नाविक था, उसका नाम यहाँ देखते हैं, हम इसको मिटा देते हैं पहले। तो पुर्तगाल के एक नाविक थे जिनका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम था उनका? उनका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज एक ऐसे पहले नाविक थे, यानी पुर्तगाली नाविक थे जो है तो यहाँ पर यानी जो अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट था, एक ये पॉइंट था जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप, यहाँ पर पहुँचे थे, केप ऑफ गुड होप। यानी बार्थोलोम्यू डियाज एक ऐसे जो है नाविक थे जो केप ऑफ गुड पर पहुँचे थे। तो यानी जो बार्थोलोम्यू डियाज थे तो ये जो है पहले एक ऐसे पुर्तगाली नाविक थे जो पहुँचे थे यहाँ पर केप ऑफ गुड होप पर पहुँचे थे। ये जो एक था इसको हिंदी में कहते हैं आशा अंतरीप। तो यहाँ पर ये पहुँचे थे और उसके बाद फिर ये आगे तक नहीं जा पाए थे, लेकिन यहाँ तक ये पहुँचे थे। जो प्रिंस हेनरी ने जो बनवाया था, मैप बनवाया था, तो उसके सहारे ये बने थे। तो सबसे पहले हम प्रिंस हेनरी के बारे में जान लेते हैं। प्रिंस हेनरी, ठीक है, प्रिंस हेनरी, इनको कहा जाता है द नेविगेटर। द नेविगेटर इन्हें कहा जाता है, और इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी जो है तो ये पश्चिमी तट को खोज करने में। उसके बाद यानी प्रिंस हेनरी के ही नेतृत्व में जो है वास्को डिगामा को, यानी 4 जहाजी बेड़े के साथ जो है वास्को डिगामा को भेजा गया भारत की खोज के लिए। कब ये निकले थे यहाँ से? तो ये निकले थे 1497 में। यानी 1497 में वास्को डिगामा को भारत की खोज के लिए भेजा गया। और
जब ये यहाँ से निकले, पुर्तगाल से जब निकले वास्को डी गामा, तो इनके पास 4 जहाजी बेड़े थे और इसी तरीके से इनको जो है प्रारंभ में दिक्कत नहीं हुई, यानी यहाँ पर ये इनको यहाँ आते हुए दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आते वक्त इन्होंने क्या किया था, इनकी जो है सहायता की थी, जो प्रिंस हेनरी ने मैप बनवाया था यानी इसके पश्चिमी तट का, तो उस मैप ने इनकी काफ़ी सारी सहायता की थी। लेकिन जब ये यहाँ पर केप ऑफ गुड होप यानी आशा अंतरिक्ष पर पहुँचे, तो उसके बाद यहाँ पर ये पूरा अंधकारमय एक प्रकार का जो है आपका जो है पूरा ये सागर था, पूरा हिंद महासागर था। तो अब यहाँ पर जो है इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब आगे ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए, लेकिन जो है कहते हैं ना कि जब चाह को राह है, उसी में क्या हुआ कि एक जो है यहाँ पर ही जो भारत का ही यहाँ पर गुजरात का ही एक व्यापारी था, गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मनीक, एक मुस्लिम था जिसका नाम था अब्दुल मनीक। तो अब्दुल मनीक जो है इन्हें यहाँ पर मिल गया, वास्को डी गामा को यहाँ पर। और चूँकि जो अब्दुल मनीक था वो जो है व्यापार करता था भारत से, जो है भारत, और जिस तरीके से भारत से माल जा करके वो अरब में बेचता था, इस तरीके से फिर वो भारत और अरब के बीच का वो जो है व्यापारी था, जो कि मुख्य रूप से गुजरात का रहने वाला था। तो उसने सहायता की, मिले ये, और इसी के द्वारा जो है अब्दुल मनीक के मार्गदर्शन और उसके जो है दिशा निर्देश पर वास्को डी गामा का जो काफिला था वो चल दिया। 170 लोग सवार थे इनके इस पूरे जो है इस 4 जो जहाजी बेड़े थे, और इस 400 जहाजी जो है पूरा 4 जहाजी बेड़े में 170 लोग सवार थे जो भारत की खोज के लिए निकले थे। तो इसी तरीके से अब्दुल मनीक के नेतृत्व में ये लोग यहाँ से निकले और निकल करके फिर इस तरीके से यहाँ पर अटलांटिक जो है ये हिंद महासागर को इन्होंने पार किया, और फिर इस तरीके से जाकर के ये यहाँ पहुँच गए। ये कहाँ पहुँचे, देखिए ये कब पहुँचे थे, तो ये 1498 में भारत पहुँचे। कहाँ पहुँचे इसको हम देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये भारत है। तो 1498 में ये पहुंचे। यहाँ पर एक जो है केरल राज्य में, केरल राज्य में ये जो यहाँ का एक तट था, ये तट था मालाबार तट। और मालाबार तट कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है केरल राज्य में। ये मालाबार तट था, और इधर वाला ये जो तट था ये था कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल तट था। तो मालाबार तट पर जो केरल राज्य में था, यहाँ ये पहुँचा था। कब पहुँचा था, 1498 में। किस स्थान, वो स्थान कौन सा था, यानी वो तो वो था कालीकट। वर्तमान में इसे कोझिकोड कहते हैं। तो ये पहुंचा था 1498 में, और उस समय जो इस कालीकट का जो शासक था वो जमोरिन था, और जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया वास्को डी गामा का। और ये लगभग जो है वास्को डी गामा वहाँ पर यानी वहाँ पर वो लगभग 3 से 4 महीने रुका। और 3 से 4 महीने रुकने के बाद जो है इसने वह भारत से काफ़ी सारे जो है मसाले खरीदे। मसालों में जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, महंगी जो है इसने जो है वहाँ पर कपड़े खरीदे, और उस तरीके से कई सारी जो है भारतीय जड़ी बूटियाँ इसने खरीदी। और फिर 3 महीने रुकने के बाद फिर ये चीज़ें यहाँ पर ये देख करके यहाँ से फिर निकला। जब ये भारत से वापस लौट रहा था, तो इसने इस तरीके से यहाँ ये जो अरब सागर के क्षेत्र में, देखिए अरब सागर हिंद महासागर का ही भाग है, लेकिन चूंकि जो अरब के प्रायद्वीप से लगा हुआ है इसी के लिए इसको अरब सागर कहते हैं। तो जब ये वापस लौटा जो है यूरोप के लिए, तो बीच में जब यहाँ पर इसने देखे जो यानी अरब के जो जहाजी बेड़े थे, जब उनको इसने देखा तो इसने वहाँ पर एक चीज़ नोटिस की। इसने नोटिस ये किया कि जो ये बेड़े थे, ये बेड़े बेसिकली ये जो है इनके बेड़े पर जो है व्यापार से संबंधित कोई दूसरी चीज़ें नहीं होती थी। मतलब इस तरीके से मान लीजिए कोई दूसरा या कोई जो है पायरेट्स, जो समुद्री पायरेट्स होता है, हमला कर दे, तो उसके हमले से बचने के लिए इनके पास छोटे छोटे ही हथियार थे। मतलब ये किसी दोस्तों इसने नोटिस किया कि जो ये जहाजी बेड़े हैं इनके पास कोई गोला बारूद या तोपें नहीं हैं। तो इसने चीज़ें नोटिस की, और इस चीज़ को देख करके ये फिर वापस जो है अपने देश लौट गया, जो है इस तरीके से पुर्तगाल।
और पुर्तगाल में जो सामान इसके पास था, बहुत सारा सामान इसके पास था, और जो है जब ये वहाँ गया तो इसने उन मसालों को, उस जो है भारत से प्राप्त जड़ी बूटियों को इसने बड़े महंगे भाव में बेचा और इसने लगभग 60 गुना मुनाफा कमाया। और जब इस मुनाफे की खबर यूरोप के लोगों को पड़ी तो वो उस तरीके से बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए और सबके मन में एक जो है एक प्रकार का उनके मन में एक विचार आया कि हमें भी भारत से व्यापार करना है और हमें भी मुनाफा कमाना है। तो इसके बाद जो है 1500 में एक पेड्रो अल्बरेज नाम का एक जो है व्यक्ति एक दल के साथ भारत आया 1500 में। तो यहाँ लिख देते हैं, ये सब चीज़ें याद रख लीजिए आप लोग। यहाँ पर लिखते हैं 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्बरेज भारत आया। उसके बाद पुनः 1502 में पुनः वास्को डिगामा भारत आया, यानी ये पुनः भारत आ गया। और इसने इस वक्त जब ये भारत आया तो इसके पास सिर्फ जो है जहाज ही नहीं थे, जहाज़ों पर जो है रखा हुआ था जो है काफ़ी भीषण तोपें, और उन तोपों का यानी उसका यही मकसद था कि जो यहाँ पर जो दक्षिण जो है ये हिंद महासागर में जो अरब के जो बेड़े थे जहाजी, जो अरब के जहाज़ थे, इनको मार गिराना। और इसका उद्देश्य ये था कि ये पूरे जो इस हिंद महासागर में अपना एक जो है एक मोनोपोली चाहता था कि इस क्षेत्र में, यानी उसे ये डर था कि अगर कोई यहाँ अरब के लोग, जिस तरीके से अरब के लोगों ने इसका फ़ायदा, यहाँ यूरोप का फ़ायदा उठाया था यहाँ पर तो इसी का जो है इसने बदला लेने के लिए ये चीज़ें की। और इसने क्या किया, इसने यहाँ पर कई जहाजी बेड़ों पर हमला भी किया और उन जहाजी बेड़ों को मार भी गिराया, क्योंकि प्रतिकार के लिए जो अरब के जहाज़ थे उनके पास तोपें नहीं थे। और इस तरीके से इसने जितने भी वहाँ पर जहाज़ थे उनको मार गिराया और ये भारत आया। तो भारत आया और भारत में इसने जो है पुनः व्यापार की। लेकिन इस समय जो यहाँ के जो शासक थे, यानी भारत के जो जमोरिन था, तो यहाँ पर इस वास्को डिगामा को सिर्फ जो है व्यापार की परमिशन दी गई थी। वास्को डिगामा के मन में एक चीज़ थी कि यहाँ पर वो कोठी बनाए। कोठी का मतलब क्या होता था कि जहाँ से कोठी का मतलब उस समय कोठी बनाई जाती थी। तो कोठी का मतलब ये होता था कि जो ये यूरोपीय व्यापारी थे भारत से माल खरीद करके वहाँ पर लाते थे और वहाँ पर माल की जो पैकिंग होती थी उसके बाद फिर उसको फॉरवर्ड किया जाता था, यानी उसको भेजा जाता था। तो ये चीज़ के लिए, लेकिन उस समय जो है तो जो है वहाँ का जो भारत के जो शासक था जमोरिन, उसने ये अनुमति नहीं दी थी वास्को डिगामा को। उसने कहा था कि आप आइए व्यापार करिए, कोठी बनाने के बारे में ना सोचिए। धीरे धीरे क्या हुआ, फिर इसने व्यापार किया और उसके बाद फिर ये पुनः जो है अपने देश लौट गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे कई सारी कंपनियां यूरोप से यहाँ व्यापार करने के लिए आती गई। इस तरीके से फ्रांसीसी आए, डच आए, उसके बाद फिर जो है इंग्लैंड जो है, इस तरीके से ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ आए, यानी और उसी के क्रम में इन सब में जो सबसे ज़्यादा मुख्य यानी जो भूमिका निभाई थी तो वो थे अंग्रेज़ों ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे कहा गया, तो अंग्रेज़ों की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपनी एक सक्रिय भूमिका निभाई और जो है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और भारत में ये व्यापार के उद्देश्य से आई थी। इसका मत था कि ये व्यापार करेंगे भारत में, लेकिन इन्होंने भारत में व्यापार नहीं किया और जो है क्या किया इन्होंने, धीरे धीरे क्या किया इन्होंने, भारत में जो है अपने जो है धीरे धीरे अपने पाँव पसारने स्टार्ट कर दिया और भारत में यहाँ के लोगों की जो इन्होंने कमज़ोरी देखी, जो ये लोग थे एक दूसरे के साथ, यहाँ के जो ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने साथ जो अधिकारी लाई थी काफ़ी चतुर थे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई और ये इन्होंने क्या किया, भारत की नज़्म टटोलना स्टार्ट कर दिया और नज़्म टटोलते इन्होंने यहाँ की जो कमज़ोरियों को पकड़ा और उस पर ये हावी हो गए और जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी शासन करने लगी थी। तो उन्हीं सब में फ्रांसीसी भी आए और इसी ने क्या किया, सबको पिछाड़ दिया। इसने यूरोपियों को भी भगा दिया, फ्रांसीसियों को भगा दिया, डच को, पुर्तगालियों को, सारी चीज़ों को भगा दिया और ख़ुद पर ये जो है यहाँ पर इसने भारत पर, और लगभग हम कई साल तक जो है इनके गुलाम रहे थे। उसके बाद फिर हमने 15 अगस्त 1947 को हमें इनसे छुटकारा मिला था। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें होती रही
और इस तरीके से अलग अलग जो है लोगों ने इसमें खोज करते रहे वो। तो कुछ इस तरीके से आपने इसको समझा, आज की इस क्लास को समझा, और मैंने आपको एक एक पॉइंट बताने का प्रयास किया है, एक एक चीज़ बताने का प्रयास किया है। तो आज हम चलिए कुछ 2 प्रश्न भी इसमें हम देख लेते हैं कि कैसे इसमें इस तरीके से जो मैंने आज का ये पूरी थ्योरी आपको समझाई है, जो पूरी हमारी ये क्लास है, तो इस क्लास में आपने क्या हासिल किया, आपने क्या इसमें जो है आप क्या इसमें आपने गेन किया, क्या आपको इसमें मिला, और कैसे आप इसमें से जो है इसमें से टॉपिक को समझ करके प्रश्न को हल कर सकते हो, उसको हम यहाँ समझेंगे। देखिए यूपीएससी, अगर आप बेसिकली जो हमारा ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जो है, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम बेसिकली यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं और यूपीएससी के हिसाब से ही जो है कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं आप सबको उसी के अकॉर्डिंग। और हमारा ये प्रयास रहता है कि प्रीलिम्स से लगा करके मेंस तक की सारा जो पूरा जो आपका जो इसमें जो भी चीज़ें आपने अगर ये पूरी क्लास मेरी देखी होगी, तो इस क्लास में क्या है कि आपको पीटी के तो क्वेश्चन आप हल ही कर लोगे, साथ ही साथ जो है आप मेंस के भी क्वेश्चन हल कर लोगे। जिस तरीके से मान लीजिए अगर कर दिया कि जो है क्यों जो है यूरोपियों को तीसरे मार्ग खोज करने की आवश्यकता हुई, क्या कारण थे, तो आप इससे लिख सकते हैं आराम से आप मेंस के क्वेश्चन को हल कर सकते हो। पीटी के क्वेश्चन मान लीजिए उसने कर दिया कि जो है अमेरिका की खोज यानी किसने की, या नई दुनिया क्या है, तो आप आराम से कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आपसे यानी 2 प्रश्न मैं आप यहाँ पर करता हूँ, और यहाँ पर उसके बाद फिर मैं आपकी जो है देखता हूँ कि क्या आपकी जो है माइंड की जो है कितना आपका माइंड शार्प है, कि कितना जो है आपने इस क्लास से समझा। देखिए 2 प्रश्न हम यहाँ लिखते हैं और उन 2 प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहली बात, एक पीटी का ही 2 प्रश्न पूछेंगे आपसे। कोलंबस किसके लिए जाना जाता है? पहला इसमें भारत की खोज के लिए, पुर्तगाल की खोज के लिए, स्पेन की खोज करने के लिए, और अंतिम है अमेरिका की खोज के लिए। अमेरिका की खोज के लिए। तो अब इसमें तुरंत आप जान जाओगे, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कोलंबस किसके लिए जाना जाता है, तो कोलंबस जाना जाता है अमेरिका की खोज करने के लिए। तुरंत ये पीटी का क्वेश्चन आप हल कर सकते हो। इसी प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है और इसी तरीके से क्वेश्चन जो है तो भूतकाल में पूछे गए हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस या जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो जिनका भी एग्ज़ाम आपने दिया होगा तो आपको पता होगा। अगर आपने नहीं दिया होगा तो जो भी आपके जो मित्र हैं उनसे पूछिए कि इसी प्रकार के प्रश्न जो है तो पूछा जाता है। एक दूसरा प्रश्न हम यहाँ कर देते हैं, पूछ लेते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने की आवश्यकता क्यों हुई? आवश्यकता या इस तरीके से लिख सकते हैं कि
भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के क्या कारण थे? ठीक है, क्या कारण थे? तो इसमें भी आप देख सकते हो आराम से किस तरीके से। मान लीजिए पहला इसमें कारण हम इसमें लिख देते हैं 4 विकल्प और इसका आपको उत्तर बताना है। पहला इसमें हो जाएगा इसमें आ हो जाएगा, या इसको इस पेन से लिख देते हैं। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, इसमें बा हो जाएगा भारतीय वस्तुओं की बढ़ती मांग, सा हो जाएगा इसमें पुनर्जागरण, और दा हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो अगर आपने क्लास को देखा होगा तो भी अगर आपने इस क्लास को हमारी देखा होगा तो भी आप इसके उत्तर जो है आराम से दे दोगे कि जो है कुस्तुनतुनिया जो है भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के क्या कारण थे। तो पहला इसमें कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार भी था, ये भी सही था। भारतीय वस्तुओं की बढ़ती मांग भी सही था, पुनर्जागरण भी सही था, और यानी तीनों चीज़ें सही थी। तो इस तरीके से आप इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री समझनी है तो एक पुस्तक ये है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये आधुनिक भारत का इतिहास, ये 2024 की जो है संस्करण है। ये नया संस्करण भी हाल ही में आया है, तो इस संस्करण को आप ले लीजिए। स्पेक्ट्रम की है, ये बढ़िया पुस्तक है ये, और इसकी जो भाषा काफ़ी सरल और सुगम्य है। इसको पढ़ करके आप जो है अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। तो इसको पढ़िए, मैं भी यही पढ़ता हूँ, आप भी यही पढ़िए और तैयारी करते रहिए। तो अगली क्लास में हम जो है पढ़ेंगे यानी पुर्तगालियों का भारत में आगमन, और आज की इस क्लास को हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।